हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। ये जो चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका एक पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको दो पार्ट में किया था। तो आज इसका सेकेंड पार्ट हम शुरू करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने नॉर्मली सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था, COM, सेंटर ऑफ मास के बारे में, उसका बिहेवियर पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशंस देखे थे। इस वाले पार्ट में देखते हैं हम क्या क्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। वैसे तो इस वाले पोर्शन में हमारे पास ये 6 टॉपिक्स हैं, बट आज की वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इन दोनों टॉपिकों को समझेंगे। इक्विलिब्रियम तो बाद में है, मेन चीज़ होगी हमारा टॉर्क को समझना, ये क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम तो एक तरह से हम समझ चुके हैं, टॉर्क को समझना और एंगुलर मोमेंटम को समझना। एंगुलर मोमेंटम तो फिर भी एक रिलेटेबल वर्ड लग रहा है, क्योंकि हम पहले एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ चुके हैं, बट टॉर्क क्या है इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहले हम समझेंगे टॉर्क को। टॉर्क है क्या, टॉर्क है क्या। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक रोड है, ये हमारे पास एक रोड है और रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी रेगुलरिटी नहीं है इसमें, बनाने में हो सकता है थोड़ी सी गलती होगी, बट रेगुलर है। और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है कहीं पे बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है और ये ऐसे प्लेस है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग प्लेस है। तो बताइए क्या होगा, ये बैलेंस रहेगी, ये कहीं भी नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि इसकी फोर्सेस बैलेंस हो रखी हैं, यानी कि इस पर नेट फोर्स 0 है। यहाँ को इस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यहाँ पे इस पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे को लगी होगी, जो कि mg होगी, और यहाँ पे इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, ऐसा होगा। अब ऐसे मान लीजिए कि इस पर और एक्स्ट्रा फोर्स, थोड़ी देर के लिए ये इंटरनल फोर्सेज हैं जो इसकी अपनी वजह से है, तो इनको भूल के हम एक्स्ट्रा फोर्स मान लेते हैं। ये मान लीजिए कि नीचे को हमने इस पर फोर्स लगा रखी है F, और ऊपर को भी इस पर F फोर्स लगा रखी है। तो अब क्या होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने इस पर अप्लाई की है। तो अब क्या होगा इस रोड के साथ, क्या ये किसी साइड को गिरेगी या इधर को मूव करेगी, इधर को मूव करेगी, कहीं मूव करेगी? नहीं, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। क्या है नेट फोर्स? 0। कैसे पता चला? नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। कैसे? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स है F प्लस माइनस F। माइनस F क्यों लिया? सपोज ये F है तो ये F इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको नेगेटिव में लिया, तो हमें क्या मिला? F माइनस F। तो ये क्या हुआ? 0। और हमें पता है नेट फोर्स अगर 0 है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। बट क्या होगा कि अगर हम इसको ऐसे शिफ्ट करें, क्या होगा कि यहाँ पे ये F फोर्स लगी हुई थी, एक ये F फोर्स लगी हुई थी, एक ये लगी हुई थी। इसको थोड़ी देर को भूल जाते हैं, ये भी नहीं है यहाँ पे, अब थोड़ी देर को भूल जाते हैं। और ये जो दोनों फोर्स है ये इस साइड को शिफ्ट होगी, मान लो थोड़ा सा इस साइड को शिफ्ट होगी, यहाँ पे लग रही है अभी F फोर्स, और ये वाली इस साइड को शिफ्ट होगी, ये अब ये यहाँ पे लग रही है। तो अब बताइए इसका नेट फोर्स कितना होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? सोचिए कितना होगा? अब भी वही 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक F है नीचे को है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, IJ बोल लेते हैं चलो इनको, एक F आई कैप में है और दूसरी IJ की टर्म में लिख लेते हैं इनको, एक F माइनस J कैप में है जो नीचे को है, और प्लस वो F पॉजिटिव J कैप में है। तो ये क्या बनेगा? माइनस FJ कैप प्लस FJ कैप। तो अब भी तो 0 ही है ना नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी कितनी है? 0। बट क्या भी ऐसे ही रुका रहेगा या नीचे को मूव करेगा इस साइड को? क्योंकि ये नीचे को लगा हुआ है, ये ऊपर को लगा हुआ है, यहाँ से इसको नीचे को खींचेगा और ये इसको ऊपर को करेगा, तो ये पूरा इस साइड को गिर जाएगा। अब सोचो अगर ये फोर्स और थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए, मतलब वो यहाँ की बजाय यहाँ ना लगे ये, और अब ये बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ लगे, यहाँ लगे, तो अब क्या होगा? क्या नेट फोर्स तो अब भी 0 है, F एक्सटर्नल तो अब भी क्या है? 0। बट अब ये और तेजी से नीचे गिरेगा,
तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो और फिर भी मूवमेंट हो रहा हो किसी एक पॉइंट के लोग, अभी देख रहे होंगे इस पॉइंट के लोग मूवमेंट हो रहा है, इस लाइन के लोग, भाई ये ऐसे मूव कर रहा है ना यहाँ से, ये इससे ऐसे कर रहा है। तो जब भी नेट फोर्स जीरो हो तब भी मूवमेंट हो, ये मूवमेंट क्यों होता है बेसिकली कि दो फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस आ जाता है एक, जैसे यहाँ पे ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अपार्ट होगी एक दूसरे से, ठीक है। कभी कभी बच्चे कहेंगे कि दो फोर्सेस के बीच में नहीं आता, एक ही फोर्स रहती है, जैसे कि अभी देखते हैं कि सपोज इधर कोई फोर्स नहीं लग रही है, बस यहाँ पे कहीं पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, बस यहाँ पे एक फोर्स लगी हुई है, तो क्या अब मूवमेंट होगा? अब भी होगा मूवमेंट, इधर को गिर जाएगा, क्यों? क्योंकि एक फोर्स तो यहाँ पे लग रही होगी ना नीचे को, तो ये डिस्टेंस हो गया ना एक दोनों फोर्स के बीच में। तो जब भी दो फोर्स के बीच में डिस्टेंस आता है, या फिर कहिए एक फिक्स पॉइंट से दूसरी जो फोर्स दूसरा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रही है, जैसे एक फिक्स पॉइंट हो गया यहाँ पे और ये फोर्स लग रही है, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे एक जो चीज़ लगेगी उसको बोलते हैं टॉर्क, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क। ये होता है हमारा टॉर्क। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इस लाइन पे ये यहाँ पे फिक्स था, फोर्स जितनी दूर होगी, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे है, और अगर यहाँ पे और यहाँ पे हुई, तो जितनी एक दूसरे से दूर होगी उतनी ही ज़्यादा टॉर्क लगेगा, उतनी ही तेज़ी से ये घूमेगा, ऐसे समझ लीजिए। अगर आप एक ये ऐसे मान लीजिए एक पोल है ये ऐसे, अगर आप इसको यहाँ से घुमाओगे, यहाँ से घुमाओगे, यहाँ फोर्स लगाओगे तो कम तेज़ी से घूमेगा, और अगर यहाँ लगाओगे तो एक ही बंदा इसको घुमा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड्स ऑन आर है, डिपेंड्स ऑन आर, डिपेंड्स ऑन आर। आर क्या चीज़ है? आर ये डिस्टेंस है, ये सेंटर पॉइंट था, ये हमारा सेंटर पॉइंट था, और आर डिस्टेंस है, फोर्स कहाँ पे लग रही है, जैसे ये आर, या फिर यहाँ पे लग रही है आर, इस पे। और दूसरा किस पे डिपेंड होगा? इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, कि ये फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट है, वो तो ठीक है इक्वल एंड अपोजिट है, जीरो हो जा रहा है, बट फिर भी मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ना। तो डिपेंड्स ऑन आर एंड एफ है। इसको डिनोट किससे करते हैं? टो से, ऐसे टो से डिनोट करते हैं। तो इनका जो रिलेशन है मैथमेटिकली वो कैसे लिखा जाता है? टो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। एफ क्या है? फोर्स। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ है तो इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया, टॉर्क। यही लगता है जब भी हम गेट बंद करते हैं, आपने देखा होगा ये जैसे ऐसे गेट है एक, तो अगर आप इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे बिल्कुल एज पे से, एंड पे से, तो आराम से बंद कर लोगे। क्या आप इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे उतनी आसानी से बंद हो जाएगा? बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट हुआ। अब अगर आप फोर्स यहाँ से लगा रहे हो ऐसे, तो ये एक डिस्टेंस हुआ बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है उसमें। परपेंडिकुलर क्यों बोला? क्योंकि अगर आप इसी पॉइंट पे दरवाजे पे इस साइड को फोर्स लगाने लगे, ऐसे ऐसे अंदर को ना लगा के ऐसे लगाने लगे, तो क्या ये मूव करेगा अंदर को? नहीं, जब तक आप इधर को फोर्स नहीं लगाओगे। तो ये फोर्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए फिक्स पॉइंट के, ठीक है। मतलब ये फिक्स पॉइंट था, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे अंदर को फोर्स होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स। तो ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इस टॉर्क की यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी आर क्रॉस एफ लिखा हुआ है, तो आर की यूनिट क्या होती है? मीटर, और एफ की क्या होती है? न्यूटन, या फिर कह लीजिए न्यूटन मीटर। नॉर्मली आपने गाड़ियों में भी देखा होगा कि भाई इसका टॉर्क कितना है, 2500 न्यूटन मीटर, ऐसे लिखा रहता है। तो यही होता है टॉर्क, न्यूटन मीटर। एक तरह से ये मान लीजिए रोटेशनल मोशन में जब हम लीनियर मोशन करते हैं तो हमको फोर्स से एक अंदाज़ा लगता है कि जब हमें बताता है इतनी फोर्स लगी है कि भाई कितनी तेज़ी से चीज़ मूव कर सकती है, या फिर कितनी फोर्स उस पर हमने लगा रखी है। तो ये फोर्स एक वर्ड है जो हमको बता देता है, हम सेंस कर लेते हैं। तो ऐसे ही हाँ, रोटेशनल मोशन में टॉर्क एक वो वर्ड है जो हमें फोर्स वाली एनालॉजी देता है। और रोटेशनल मोशन में कि भाई इतना ज़्यादा टॉर्क होगा ज़्यादा तेज घूमेगी, कम टॉर्क होगा कम तेज घूमेगी, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो ये होता है टॉर्क, यूनिट होगी न्यूटन मीटर। अब यूनिट पता लगी है तो डायमेंशन भी निकाल ही लोगे। डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशंस होंगी, और न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, और मीटर अलग से है एल। तो ये क्या हुई? एम एल टू टी माइनस टू। अब सोचने की बात पता क्या है यहाँ पे, कि ये जो डायमेंशन है यही एनर्जी की भी होती है। अगर ध्यान दिया हो तो एनर्जी की भी ही होती है।
क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्टेंस, एफ डॉट डी। और यहाँ पे भी तो क्या आ रहा है? फोर्स इंटू डिस्टेंस ही आ रहा है। बट ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, एफ डॉट डी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था टॉर्क। तो फाइनली हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला था? और टॉर्क का फॉर्मूला मिला था आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो ये था टॉर्क का फॉर्मूला। तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं एक तरह से आर एफ साइन थीटा। कहीं कहीं पे ना आर को ना ऐसे आर परपेंडिकुलर लिखा मिलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता है, जो कि अभी मैंने बताई थी यहाँ पे। तो ये था हमारा टॉर्क। अब एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं। यहाँ से एक एनालॉजी बनती है, जैसे कि हमारा फोर्स होता है, तो टॉर्क जो है वो निकलता है कि टॉर्क फोर्स की तरह ही है, तो उसमें आर का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, आर क्रॉस एफ, ऐसे टॉर्क निकलता है। ठीक है। तो सिमिलर वे में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा पी, जो कि एम वी के इक्वल होता है। ठीक है। ऐसे ही जो लीनियर मोमेंटम है वो एल से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है? एल से। तो इसके एनालॉजी के हिसाब से ये एल इक्वल्स टू आना चाहिए आर क्रॉस पी। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? क्या हुआ? अब इसको कैसे समझ सकते अब इसको कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, ये आर क्रॉस आ क्यों रहा है? क्योंकि जब हमने देखा है कि रोटेशनल मोशन में कोई भी चीज़ ना एक पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव करती है सर्कुलर मोशन में। ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर ये जो पॉइंट है अगर हम देखें, तो इस पॉइंट पे हमेशा जो भी चीज़ें हैं वो रेस्ट में रहती हैं। ठीक है। यहाँ से मोशन होना शुरू होता है, ये कम मोशन करती है। अगर लीनियर डिस्टेंस की बात करें, ये ज़्यादा करती है, ये उससे ज़्यादा करती है, ये उससे ज़्यादा। जैसे अगर ये यहाँ से यहाँ तक मोशन हुआ, तो सारी लाइनों के लिए, सारी आर्क डिस्टेंस के लिए एंगुलर मोमेंट सेम हुआ, क्योंकि ये थीटा ही एंगल है सबके लिए। बट आर्क लेंथ ज़्यादा होती चली गई, ये कम, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा। तो यहाँ की क्या है? जीरो है। तो यानी कि ये डिपेंड करता है आर पे, यानी कि सेंटर से कितनी दूर हो। तो इसीलिए आर क्रॉस आता है सबके मल्टीप्लिकेशन में। अब अगर यहाँ से हम न्यूटन लॉज देखें, जो कि लीनियर मूवमेंट ट्रांसलेशनल मोशन के लिए थे, जैसे कि एक था जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, वो क्या था? एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी। तो देखते हैं क्या ये रोटेशनल मोशन में भी मतलब इसकी एनालॉजी सही रहेगी या नहीं। यहाँ पे एल क्या है? इसको ना इधर लिख देते, ये था ना एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे एल क्या है? लीनियर मोमेंटम क्या है? आर क्रॉस पी। ठीक है भाई, आर क्रॉस पी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा? डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी आर क्रॉस पी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। अब अगर हम देखें डी आर बाई डी टी क्या होता है? वी वेलोसिटी होती है, वी इंटू पी क्या होता है? एम वी। ठीक है। प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। ठीक है भाई। अब देखो ये v है और यहाँ पे v है, तो m तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? इधर बता देते हैं इसको, v क्रॉस एम वी क्या हो जाएगा? m बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, v क्रॉस v। तो सेम क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो m इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। जीरो क्यों होता है सेम क्वांटिटी का? क्योंकि इनके बीच में थीटा जो है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचता है? वो साइन थीटा आता है इसके फॉर्मूले में। या फिर ऐसे कह लीजिए, इसको यहाँ पे हम लिख सकते थे, यहाँ के बाद सीधी लाइन ऐसे लिख सकते थे, एम वी स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि साइन जीरो। तो ये क्या बन जाता है? जीरो। ठीक है। तो ये टर्म हुई हमारी जीरो। ये टर्म क्या हुई? जीरो। तो यहाँ से डी एल बाई डी टी क्या आया? ये तो टर्म जीरो हो गई है, जीरो प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी क्या है? एफ है, पता है हमें, तो एफ। तो यहाँ से ये हमारा क्या बचा फिर?
डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। और आर क्रॉस एफ किसके इक्वल था, यहाँ से देखते हैं। आर क्रॉस एफ क्या है, टॉर्क के इक्वल है। तो डी एल बाई डी टी क्या होगा, डी एल बाई डी टी होगा टॉर्क, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, टॉर्क इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। तो अब देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी के सिमिलर है। फोर्स इक्वल्स टू क्या था, डी पी बाई डी टी, और पी क्या था यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम, और टॉर्क क्या है, डी एल बाई डी टी, और एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों एक दूसरे के सेम है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। अच्छा, तो एल क्या है, हमारा टॉर्क क्या आया है, डी एल बाई डी टी। ठीक है भाई, तो हमने देखा था कि जो टॉर्क है वो था टी इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम एंड टी इज द टाइम। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं अभी के लिए, इक्वेशन नंबर 1 करके। दूसरा हमने टो का फॉर्मूला देखा था आर क्रॉस एफ, दूसरा हमने टो का फॉर्मूला देखा था आर क्रॉस एफ, वेयर एफ इज द नेट फोर्स, यानी कि एफ इज द समेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, एफ नेट लिख लेते हैं इसको, एफ इंटरनल प्लस एफ एक्सटर्नल, भाई दोनों का समेशन था एफ। अब ये देखो यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टो को ऐसे लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ इंट प्लस एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ इंट प्लस आर क्रॉस एफ एक्सटर्नल। और दूसरी लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टो इक्वल्स टू टो इंटरनल प्लस टो एक्सटर्नल। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आर क्रॉस एफ बन रहा है इंटरनल का, और आर क्रॉस एफ बन रहा है एक्सटर्नल का। अब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, तो इसके जितने भी इंटरनल पार्टिकल होंगे इनके बीच में एक फोर्स लग रही होगी जिसको हम एफ इंटरनल बोलते हैं। तो अब अगर ये एक रिजिड बॉडी है, यानी कि इसकी शेप फिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसके सारे जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो बैलेंस हैं एक दूसरे से, यानी कि उनका नेट रिजल्टेंट जो है, एफ इंटरनल का नेट रिजल्टेंट या समेशन है, वो जीरो है। ठीक है, तभी कोई भी बॉडी रिजिड रह सकती है। तो अगर एफ इंटरनल जीरो है तो आर क्रॉस एफ इंटरनल क्या होगा, जीरो होगा। तो अब अगर इस सारे में भी समेशन है, समेशन ऑफ एफ इंटरनल, समेशन ऑफ एफ, तो अब अगर आर क्रॉस एफ इंट जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, टो इंट, यानी कि समेशन कह लीजिए, या फिर टो इंट जीरो है। यहाँ पे भी समेशन ही है, समेशन ऑफ टो इंट, समेशन ऑफ टो इंट। तो इस केस में टो इंट तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो टो हमारा क्या बचा, समेशन ऑफ टो एक्सटर्नल। और कंडीशन क्या लिखनी है यहाँ पे, कि ये तभी होगा जब क्या होगा, इफ एफ इंटरनल इज जीरो, इफ एफ इंटरनल इज जीरो, तो हमारे पास ये केस बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि टो इक्वल्स टू समेशन ऑफ टो एक्सटर्नल। ठीक है, और इसको और कैसे भी लिख सकते हैं कि टो इक्वल्स टू आर क्रॉस समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल। ये तो था ही हमारा, पहले ही था। तो इस केस में अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो है, या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो क्या होगा कि हमारा टो भी जीरो हो जाएगा। भाई आर क्रॉस जीरो जीरो, तो ये हो गया। और हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था कि टो इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। और अगर ऐसे केस में टो जीरो है तो एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमने पढ़ा भी है कि अगर किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है तो वो क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, और कंडीशन क्या होगी, इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, या फिर नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क is zero, then the angular momentum L is constant, या फिर is conserved, L is constant। तो ये बिल्कुल वैसी सी बात होगी जैसे हम ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ते थे कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स, या फिर इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन द लीनियर मोमेंटम, या फिर P कहें P इज कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड, कांस्टेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉजी हैं कि जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी भी कोई भी तरह की फोर्स नहीं लगाई जा रही है, तो लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, कोई भी चेंज मोमेंटम में नहीं होता है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में अगर टॉर्क जीरो होगा तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये सपोज एक बोतल रखी हुई है, ठीक है, बस इससे अच्छी नहीं दिखा पाएंगे हम इसको, ये एक बोतल है, ठीक है।
अब होगा क्या कि अगर ये टेबल पे रखी हुई है, गिर नहीं रही है, इसका क्या मतलब होता है कि इसकी सारी फोर्सेस बैलेंस है। ठीक है, यही एक कंडीशन है कि ये ना गिरे। अगर इस सपोज इस पे नीचे को mg लग रहा है, जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम सीखे थे, तो इस पे ऊपर को एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तभी ये बैलेंस है। अगर किसी भी साइड में, अगर इस साइड में इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाती है तो ये इधर को गिर जाएगी। अगर इस साइड पे से इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाती है तो ये इधर को गिर जाएगी। अब कोई कहेगा अगर हम ऊपर से ज़्यादा फोर्स लगा दें, एक हाथ रख दें, तो ये नीचे को तो नहीं गिरेगी। बट तब क्या होगा, उस केस में ये n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के हिसाब से टेबल ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ तभी बैलेंस या इक्विलिब्रियम में रहती है जब उसकी टोटल फोर्स जीरो हुई। तो ट्रांसलेशन में कंडीशन हुई इक्विलिब्रियम की कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। देयर इज नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज ना हो, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बट कैसे इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ कि जब भी किसी वो ऑब्जेक्ट पे टोटल नेट फोर्स जीरो होगी तो वहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम, यानी कि p कांस्टेंट रहेगा। और p अगर कांस्टेंट है तो डेल p यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। और चेंज इन मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब बॉडी लीनियर यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अब रोटेशनल के केस में क्या होगा, ये तो ट्रांसलेशनल का केस हुआ। ठीक है, रोटेशनल के केस में क्या होगा, अगर इसी एनालॉजी को देखें यहाँ पे, तो ये कहता था नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, ये क्या कहेगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। इफ नेट टॉर्क इज जीरो, यानी कि नेट टॉर्क जीरो होगा, तो क्या होगा, इफ नेट टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, and the body is in equilibrium, and the body is in rotational equilibrium. तो इनको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि इसके लिए कंडीशन क्या है कि समेशन टो, यानी कि टो 1 टो 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और इसके लिए ऐसी समेशन एफ यहाँ पे लिख देते हैं, समेशन एफ यानी कि F1 प्लस F2 डॉट डॉट डॉट, ये जीरो होना चाहिए, ये इसके लिए है। यानी कि जब समेशन ऑफ ऑल द टो यानी कि TI जीरो होगा तो ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। जब समेशन फोर्स जीरो होगा तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ड अच्छे से बोलने हैं, अच्छे से लिखने हैं। इनकी डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, और कभी कभी क्या आ जाती है, व्हाट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या फिर डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।